हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी सार संग्रह में विषय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के जीके जीएस पेपर के लिए सफिशिएंट और पर्याप्त है। इसी क्रम में आज हम गुप्त काल को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि जो भी पीरियड मौर्य, मौर्योत्तर, प्राचीन में सब कंप्लीट हो चुके हैं, बुद्ध, जैन। तो यदि वीडियो पर नए हो तो आप पीछे से वीडियो को देख सकते हैं, और जो हमारे वीडियो के सब्सक्राइबर वाचर हैं उनको धन्यवाद है, और जो नए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा बेल नोटिफिकेशन जैसे पड़े आपको प्राप्त हो जाए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन गुप्त काल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो गुप्त वंश का प्रथम शासक, तो गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था, यानी कि गुप्त राजवंश का संस्थापक भी कह सकते हैं और प्रथम शासक और संस्थापक दोनों श्री गुप्त। कौन? श्री गुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है वह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन एज। तो गोल्डन एज, स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारत में गुप्त वंश को। यह इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। गुप्त वंश को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो गुप्त वंश 275 से 550 ईसा पूर्व 550 ईस्वी तक शासन किए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त वीवीआई है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जिस घोड़े रथ से चलते थे वो भारत दिशा के चारों ओर जिधर भी पानी था उधर उनके घोड़े पानी पीते थे। इतना इनका बड़ा साम्राज्य था, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक थे। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक थे जिसने परम भागवत की, क्या? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो प्रथम शासक समुद्रगुप्त परम भागवत और द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त कहे हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 ईसा पूर्व में किए थे। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति पत्तन से उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल में संचालित होता था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी देती है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन के द्वारा यह बनवाया गया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो गुप्तों के राजाओं में, शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार। ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया था? ये लौह स्तंभ तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने ही दिल्ली की
महरौली में लौह स्तंभ जो बना है, अभी भी दिल्ली की महरौली में जाइएगा तो इनका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि द्वितीय ने करवाया था। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां, तो श्री गुप्त की उपाधि जो थी वो आदिराज महाराज, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य विक्रमांक, स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य शक्रोपम, समुद्रगुप्त की उपाधि पराक्रमांक, कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज थी। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन अधिकारी, तो गुप्तकालीन अधिकारी और उनका विभाग क्या था? तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति कहे जाते थे। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रणभंडागारी कहा जाता था। युद्ध व शांति का प्रधान महासंधि विग्राहक कहा जाता था। कोष का प्रधान महाभंडागाराधिकृत कहा जाता था। अभिलेख विभाग का जो प्रधान था उसे महाअक्षपट्टलिक कहा जाता था। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार कहा जाता था। भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। अग्रहारिक दान विभाग के प्रधान को अग्रहारिक कहा जाता था। सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत, ये पूछता है, महाबलाधिकृत कहा जाता था। न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंड पाशिक कहा जाता था, दंड पाशिक। शिक्षा अधिकारी, उस समय भी शिक्षा अधिकारी थे, उन्हें विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो सुश्रुत। सुश्रुत किसके काल में थे? तो गुप्त काल में। चंद्रगुप्त के नौ रत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छप्पड़क। तो छप्पड़क ये भी चंद्रगुप्त के ही दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक 375 से 415 ईस्वी तक शासन किए। स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करते थे। जिसमें कौन कौन थे नवरत्नों में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे? तो कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटक रपर, वराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो इनका नाम आप याद रखिए। और पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कौन थे या कालिदास के समकालीन कौन थे, इस तरह भी प्रश्न घुमा करके। तो ये एक दूसरे के समकालीन थे। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा और अक्सर पूछा गया है। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर था? तो शक संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत 319 ईस्वी में, तो 242 वर्ष का अंतर था। गुप्त कालीन रजत चांदी मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्का को रूपक कहा जाता था, रूपक। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय उल्लेख किया गया है। चलिए एक कोटेशन है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। घटोत्कच कौन थे? तो भीम और हिडिंबा के पुत्र भी थे। शायद यही घटोत्कच हो या कोई दूसरा घटोत्कच हो, लेकिन घटोत्कच वंश का कहा गया है किसमें? सुपिया के लेख में। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था।
निवास करने योग्य भूमि, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी खील कहा जाता था। जंगली भूमि को अपरहद कहा जाता था। पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा जाता था। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवर सेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो कायस्थों का उल्लेख सबसे पहले मुद्रा राक्षस में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर, ईंट से निर्मित जो है गुप्तकालीन मंदिर कहाँ आपको दिखाई पड़ेगा? तो बिठूर में, बिठूर कानपुर में मिल जाएगा आपको अभी भी कानपुर में, जहां ईंट से बनी मंदिर है। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में, किसमें? मयूर शैलों में रजत सिक्के कुमार गुप्त के हैं प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय VVI विश्वविद्यालय था अपने समय का। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो पैठन की प्रसिद्धि का कारण व्यापारिक मंडी था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। जो आज हम शतरंज खेलते हैं वह गुप्त काल की देन है, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। उस समय क्या नाम था? चतुरंग। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा था। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो ताम्रलिप्ति। याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह से पूछ देता है ताम्रलिप्ति क्या थी गुप्त काल की? तो यह बंदरगाह थी। यह कितने पात्र बता देंगे, तांबा का पात्र नहीं, बंदरगाह। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल की है? तो भारत हिंदू देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल की है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से मिलता है। एरण से मिलता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण गुप्त काल में एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो चीन से रेशमी कपड़े भारत आता था। चलिए आगे चलते हैं। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो गणराज्यों को समाप्त करने वाला शासक जो था वह समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भी किस काल में थे? तो गुप्त काल में। गुप्त कालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। अजंता और एलोरा जो है गुप्त काल में खूब फले फूले थे। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसकी नाटक है? तो विशाख दत्त की, इन्हीं की मुद्रा राक्षस भी है। में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्कों में हीन, यानी कि हीन का अर्थ होता है मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंद गुप्त के। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया है? तो सकारी कहा जाता था शकों पर विजय के कारण। शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्तो लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा खूब गया है कि हुणों पर किस गुप्त शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था
जिसका शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो निगम। निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान अग्रहार कहा जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। बराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो भगवान विष्णु, बराह अवतार भी कहे जाते हैं। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। वाकाटक राजवंश 255 से 330 ईस्वी, संस्थापक विंध्य शक्ति और सर्वसेन। नाग राजवंश 305 ईस्वी, भवनाग इसके संस्थापक थे। त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी, इंद्रदत्त इसके संस्थापक थे। हूण राजवंश 500 ईस्वी, तोरमण इसके संस्थापक थे। सालकायन राजवंश 300 ईस्वी, देव बर्मन इसके संस्थापक थे। विष्णु कुडीन राजवंश 475 ईस्वी, विक्रमेंद्र वन इसके संस्थापक थे। माथुर राजवंश 325 से 350 ईस्वी, अच्युत शंकर बर्मन इसके संस्थापक थे। इस एक कोटेशन है। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। इस तरह से आज एक गुप्त वंश का इम्पोर्टेंट सेशन आज समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी सार संग्रह के विषयों को आपको हमारे चैनल पर प्राप्त वीडियो दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू।